हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर एवं अंगुली मुद्रण क्षेत्र, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एवं फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में तरंग संख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हाइड्रोजन बंध, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, द्रव्यमान, बंध सामर्थ्य आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब यह होता है किसी भी अणु या यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा उसे हम अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। तो किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर में के द्वारा किसी भी अणु या यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है ऊर्जा स्रोत के रूप में। ठीक है, ऊर्जा स्रोत के रूप में अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर में हम नॉन्स्ट दीप्तिका का उपयोग करते हैं। नॉन्स्ट ग्लोवर या नॉन्स्ट दीप्तिका का उपयोग किया जाता है ऊर्जा स्रोत के रूप में। और यह जो नॉन्स्ट दीप्तिका जो होती है वो 30 mm लंबी तथा 2 mm व्यास की एक छड़ होती है, जो कि जिरकोनियम, एट्रियम एवं इर्बियम के ऑक्साइडों के मिश्रण से बनी हुई होती है। मतलब 3 तत्वों के ऑक्साइडों के मिश्रण से नॉन्स्ट दीप्तिका की छड़ बनी हुई होती है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? जिरकोनियम, इट्रियम एवं इर्बियम के ऑक्साइडों के मिश्रण से बनी हुई होती है। जब इस छड़ को गर्म किया जाता है, लगभग 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म किया जाता है, तो यह अवरक्त क्षेत्र में 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। और यह जो रीजन है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या वाला जो रीजन है वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अवरक्त क्षेत्र के लिए होता है, इंफ्रारेड रीजन के लिए होता है। तो इस छड़ के माध्यम से हमें अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त हो रही हैं, जो कोई अणु या यौगिक अवशोषित करके अवरक्त स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा या अवरक्त स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। नॉन्स्ट ग्लोवर दीप्तिका के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग भी हम ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है नॉन्स्ट ग्लोवर दीप्तिका क्या है या किन तत्वों के ऑक्साइडों के मिश्रण से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्रतिदर्श या सैंपल यौगिक जिसका हमें अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो उसके रखने के लिए एक सैंपल ट्यूब होती है, तो जिसे हम कोष्टिका भी कहते हैं। तो कोष्टिका या सैंपल ट्यूब कांच या क्वार्ट्ज की बनी हुई नहीं होती है। क्वार्ट्ज या कांच की बनी हुई कोष्टिका का उपयोग हम अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर में नहीं कर सकते हैं, जबकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कांच एवं क्वार्ट्ज की बनी सैंपल ट्यूब या कोष्टिका का उपयोग किया था, जबकि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कांच या क्वार्ट्ज की बनी हुई सैंपल ट्यूब या कोष्टिका का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांच या क्वार्ट्ज से बनी कोष्टिका स्वयं ही अवरक्त प्रकाश का अवशोषण करेगी या अवशोषण करती है, जिसकी वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण यहाँ पे जो सैंपल ट्यूब होती है वह क्षार धातुओं के हैलाइडों के बनी हुई सैंपल ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सैंपल ट्यूब किसकी बनी हुई होती है? क्षार धातुओं के हैलाइडों से बनी हुई होती है। जैसा कि एग्जांपल आपका है KBr, बेस्ट एग्जांपल आपका KBr है। इसके अलावा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चार धातुओं के हैलाइड आप उपयोग में ले सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। विलायक के रूप में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अब जिस अणु या यौगिक का हमें अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम इसका अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका यौगिक या अणु
जिसका हमें अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है वह अगर ठोस अवस्था में है तो हम उसकी केबीआर के साथ पैलेट्स बनाते हैं। केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड केबीआर गुटिका के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मतलब ठोस यौगिक है उसे केबीआर के साथ मिक्स करके केबीआर के साथ मिश्रित करके पैलेट्स बनाई जाती हैं, उसकी गोलियां बनाई जाती हैं, फिर उसका उपयोग हम अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर में करते हैं। अगर आपका द्रव यौगिक है, द्रव यौगिक का अगर अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है तो उसे हम 2 सोडियम क्लोराइड की प्लेटों के मध्य पतली फिल्म के रूप में लेते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो द्रव यौगिक है उस द्रव यौगिक को सोडियम क्लोराइड की एक प्लेट में रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड की दूसरी प्लेट को जमा दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों सोडियम क्लोराइड की प्लेटों के मध्य द्रव यौगिक की एक पतली परत या पतली फिल्म बन जाती है, फिर उसका अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। अगर आपका यौगिक या अणु गैसीय अवस्था में होता है तो उसके लिए इसे गैस सेल में रखा जाता है, और ये जो गैस सेल है या गैस कोष्टिका जो है वो सोडियम क्लोराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर में हमने ऊर्जा स्रोत के रूप में, विलायक के रूप में क्या उपयोग में लिया जाता है वो अध्ययन किया, साथ में कि किस प्रकार से ठोस द्रव एवं गैसीय यौगिक का अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार से हम उपयोग में लेंगे इसके बारे में अध्ययन किया, विलायक के रूप में क्या लिया जाएगा उसके बारे में अध्ययन किया, सैंपल ट्यूब किसकी बनी हुई होगी इसके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंगुली मुद्रण क्षेत्र, फिंगरप्रिंट रीजन, जो कि 1500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अवरक्त स्पेक्ट्रम जो हमें प्राप्त होता है वह हमें 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र तक प्राप्त होता है। अब अवरक्त स्पेक्ट्रम में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बाद का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अंगुली मुद्रण क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार दो व्यक्तियों के अंगुली मुद्रण फिंगरप्रिंटिंग समान नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार दो अलग अलग यौगिकों के लिए या दो यौगिकों के लिए आईआर स्पेक्ट्रमों में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र कभी समान नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे के क्षेत्र की तुलना व्यक्ति या मानव के जो फिंगरप्रिंट होते हैं उससे इसकी तुलना की गई है। जैसा कि दो अलग अलग व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आईआर स्पेक्ट्रम में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए समान नहीं हो सकता है। तो ये जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र के द्वारा हम अलग अलग यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। दो समान क्रियात्मक समूह वाले दो भिन्न भिन्न यौगिकों में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर का क्षेत्र समान हो सकता है, लेकिन अंगुली मुद्रण क्षेत्र 1500 सेंटीमीटर से नीचे का क्षेत्र कभी भी समान नहीं होता है। तो अंगुली मुद्रण क्षेत्र के द्वारा हम किन्हीं समान क्रियात्मक समूह वाले दो अलग अलग यौगिकों की पहचान इस 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे वाले क्षेत्र से कर सकते हैं। ठीक है, तो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे वाला क्षेत्र अवरक्त स्पेक्ट्रम में अंगुली मुद्रण क्षेत्र कहलाता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन O एवं C सिंगल बॉन्ड N नाइट्रोजन के तनन बैंड एवं विभिन्न प्रकार के बंकन बैंडों से भरा हुआ होता है। मतलब 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर का क्षेत्र क्रियात्मक समूह क्षेत्र होता है और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र अंगुली मुद्रण क्षेत्र कहलाता है, जो किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए समान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से दो अलग अलग व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट कभी समान नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अवरक्त स्पेक्ट्रम में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए समान नहीं होता है। अब इस अंगुली मुद्रण क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला क्षेत्र है 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र,
इस क्षेत्र में नाइट्रो समूह का बैंड 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। ब्यूटिल समूह जैम डाइमेथिल के कारण जो बैंड प्राप्त होते हैं वह हमें 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्राप्त होते हैं। तो पहला अंगुली मुद्रण क्षेत्र कौन सा है? 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र। ठीक है। सेकेंड है आपका 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस क्षेत्र में सी कार्बन एकलबंध ऑक्सीजन त्वरण कंपन के कारण एल्कोहल, एस्टर, ईथर, अम्ल एनहाइड्राइड आदि के अवशोषण हमें इस रीजन में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। फिनॉल भी लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर यहाँ पे बैंड प्रदर्शित करता है। तो पहला क्षेत्र हो गया आपका 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा क्षेत्र आपका 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। और तीसरा जो क्षेत्र है, अंतिम क्षेत्र है, वो आपका 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र है, वह भी आपका अंगुली मुद्रण क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में मोनोप्रतिस्थापी बेंजीन एवं ऑर्थोमेटापेरा द्विप्रतिस्थापित बेंजीन के लिए अभिलाक्षणिक बैंड प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस क्षेत्र में मोनोप्रतिस्थापित बेंजीन एवं ऑर्थोमेटापेरा द्विप्रतिस्थापित बेंजीन के लिए अभिलाक्षणिक बैंड प्राप्त होते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार समपक्ष एवं विपक्ष एल्कीन के लिए जो CH बंकन कंपन है वह भी इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। लगभग 700 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर समपक्ष एवं विपक्ष एल्कीन के बैंड प्राप्त होते हैं। और इस बैंडों की सहायता से जो अंगुली मुद्रण क्षेत्र में जो बैंड प्राप्त हो रहे हैं, कौन सा? 700 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स का जो बैंड प्राप्त हो रहा है, इसी के माध्यम से हम समपक्ष एवं विपक्ष समावयवों में अंतर कर सकते हैं, जिसमें जो अधिक मान है वो विपक्ष एल्कीन को प्रदर्शित करता है। तो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए जो बड़ी जानकारी हमको अपने याद रखने वाली है वो है मोनोप्रतिस्थापी बेंजीन एवं ऑर्थोमेटापेरा द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के लिए अभिलाक्षणिक बैंड प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। दो क्षेत्र बताए गए हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम। वैसा भी हम जानते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो आलेख प्राप्त होता है, वो हमें ट्रांसमिटेंस T, पारगम्यता T एवं तरंग संख्या के मध्य में ग्राफ खींचा जाता है। जबकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह ग्राफ अवशोषणांक A एवं तरंग ढेरे के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो और अवरक्त स्पेक्ट्रम में जो ग्राफ है वह T पारगम्यता एवं तरंग संख्या सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। और T पारगम्यता है वो अवशोषणांक A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का क्षेत्र अंगुली मुद्रण क्षेत्र कहलाता है और 1500 सेंटीमीटर के ऊपर का क्षेत्र क्रियात्मक समूह क्षेत्र कहलाता है। क्रियात्मक समूह के लिए 1500 सेंटीमीटर ऊपर का क्षेत्र समान हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग यौगिकों के लिए कभी भी 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र समान नहीं हो सकता है। इसे ही हम अंगुली मुद्रण क्षेत्र कहते हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हमने अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में अध्ययन किया और इस अंगुली मुद्रण क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। और यह जो अंगुली मुद्रण क्षेत्र है वह आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक्स।